हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतिभा आप सभी का अपने चैनल स्टडी डिटेल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एनसीईआरटी का सिलेबस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उसकी पूरी टॉपिक वाइज डिटेल से स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी क्रम में मैंने हिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट किया है 6th क्लास से। 6th क्लास के हिस्ट्री में आज हम सेकेंड लेसन पर आए हैं। पहले मैंने फर्स्ट लेसन कवर किया है। पहले हमने एनसीईआरटी लेसन पढ़ा, फिर मैंने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स वो भी लर्न कराए हैं। तो आज मैं सेकंड लेसन स्टार्ट कर रही हूँ। सेकंड लेसन का नाम है हमारा आरंभिक मानव की खोज में। तो यह स्टार्ट होता है तुषार की रेल यात्रा से। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। जैसे बच्चे करते हैं, इस खिड़की वाली सीट पर बैठने का ज़्यादा खुश होते हैं, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। सिर्फ 150 साल पहले। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। बस बाद में पहले रेल आई। रेल कब आई थी हम सभी को पता ही है, 1853 में आई थी। ठीक है, मुंबई से थाने तक चली थी पहली ट्रेन। तुषार सोचने लगा, जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। वो सोच रहा है, बच्चा है। ठीक है, बच्चे सोचते हैं, ऐसे रेलगाड़ी में सफ़र करते रहते हैं, खिड़की के बाहर देखते रहते हैं, कुछ कुछ सोचते रहते हैं। ठीक है, अपनी भावनाओं में चले जाते हैं। लेकिन लोग तो यात्रा तो करते थे। कहीं कहीं साल पैदल यात्रा भी करते थे, कहीं कहीं साल लग जाते थे उन्हें एक स्थान से दूसरी जगह स्थान पर जाने के लिए। ठीक है, फिर आरंभिक मानव आखिर में इधर उधर क्यों घूमते थे? क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती हैं। हमारा गर्म देश है, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। ठीक है, दोनों क्यों घूमते थे? क्यों वे शिकार करते थे। एक जगह का खाना खत्म हो जाता था, पेड़ पौधे अनाज खत्म हो जाता था, फसलें, तो वो दूसरे स्थान पर जाते थे अपना बसने के लिए, जानवरों से बचने के लिए जाते थे वे। फिर ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुम में ऐसे गुण और ज्ञान है? ये तो वही पिछली वाली कहानी है, क्योंकि सब बच्चे सोचते हैं ऐसे है। कोई भी अगर सफ़र करता है तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें जरूर आती हैं, कुछ ना कुछ जरूर सोचने लग जाता है। तो इसी तरह से आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हैं? पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि उस समय वो बीज तो संग्रहित नहीं करते थे कि बीज लगा लिया, दोबारा से फसल उगा ली, ऐसे तो नहीं था। बस खाते थे और ख़त्म हो जाता था। उस समय उनको इतनी नॉलेज नहीं थी। दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए जाते थे वे, या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। अलग अलग मौसम में आते हैं, जहाँ पर जिस टाइम जो पेड़ पौधा है जिसकी उन्हें जरूरत थी तो वो इस स्थान पर चले जाते थे। गर्मी सर्दी के कारण भी चले जाते थे, जहाँ पर उन्हें गर्मी सर्दी ज़्यादा महसूस होती थी तो अपना स्थान बदल लेते थे।
तो चौथा कारण क्या है कि पानी के बिना भी किसी भी प्राणी पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। ठीक है, तो ये सब पैदल यात्रा के तो 4 कारण हैं। पहला कारण यह है कि अगर मान लो उनका कुछ भी सामान खत्म हो गया, जो शिकार करते थे, पेड़ पौधे, जंगली जानवर, जो सारा खाने का सामान का खत्म हो तब जाते थे। दूसरा कारण वो जो जिनका शिकार करते थे हिरण, ये भी अपने अपनी जगह बदला करते थे, तो इनके पीछे पीछे जाया करते थे ये। और पेड़ पौधे ये भी अलग अलग मौसम में आते थे, तो फिर मौसम के अनुसार वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, और पानी की कमी के कारण भी वो दूसरी जगह पर जाते थे। ठीक है, तो ये उनके जाने के कारण है। और कैसे करते थे वो यात्रा? पैदल यात्रा करते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? कैसे मिली हमें जानकारी? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। कुछ वस्तुएं मिली हैं, उन वस्तुओं के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया है यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। ठीक है, लकड़ियों के तो नहीं बचे हैं, हड्डियों, लेकिन पत्थर के औजार बचे। जैसे हम ये पत्थर के औजार देख सकते हैं, ये हैं, ये बहुत बड़े बड़े औजार हैं पत्थर के। ये फिर थोड़े छोटे हैं, ये फिर ये और छोटे आ गए, ये फिर और बिल्कुल नुकीले छोटे आ गए। ठीक है, यहाँ पे मानव और ज़्यादा विकसित होता चला जा रहा है। और यहाँ पे हैं ये प्राकृतिक पत्थर हैं। ठीक है, ये हैं बिल्कुल प्राकृतिक पत्थर। जैसे जो हमारा ये वाला है, ये तो प्राचीनतम, सबसे प्राचीन औजार है, और इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया। उनको थोड़ा बहुत ज्ञान आता चला गया, इन्होंने थोड़े इसको नुकीले पैने बनाना शुरू कर दिया, फिर इनको और बाद में बनाया गया, और इन्हें लगभग 10,000 साल पहले ही बनाया गया, यानी कि नवपाषाण काल के हैं ये। और ये गुटिका है, प्राकृतिक पत्थर होते हैं, ये ऐसी शेप में मिलते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग कैसे करते थे हम? फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करते थे। ठीक है, जो नुकीले होते थे उनसे आसानी से छाल उतर जाती थी, जानवरों की खाल भी उतर जाती थी। पेड़ जो मोटा औजार होगा, मोटा पत्थर को, उससे इतना काम नहीं होता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। ठीक है, उनके पीछे बड़ी बड़ी लकड़ी का डंडा बांध दिया जाता था, हड्डी बांध दी जाती थी, और उससे फिर नुकीले भाले, हथियार, बाण बनाए जाते थे, शिकार करते थे। फिर वो लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, जैसे ये है नुकीला औजार है, ये यहाँ पे इसको ये सील रहा है, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए क्या कर रहा है, इसको ऐसे यहाँ पे बिल्कुल सुई की तरह बना दिया, इससे कुछ जानवरों की खाल से कपड़ा सील रहा है ये। ठीक है, ये जड़ों को खोदने के लिए कर रहा है, इस पत्थर से खाने के लिए वो जड़ों को खोद रहा है। अब रहने की जगह निर्धारित करना। जैसे हम मानचित्र में देखते हैं, लाल त्रिकोण वाले स्थान में पूरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। जैसे अब हम मैप देखते हैं, मैप में दिखाया गया है ये हैं जो लाल तिकोने हैं, ये पूरा पाषाणिक पुरास्थल हैं, और जो ब्लू हैं स्क्वायर में, ये नवपाषाणिक पुरास्थल हैं, और जो गोल ग्रीन है ये महापाषाणिक पुरास्थल हैं। ये आरंभिक गांव हैं, और ये जो सितारे आधुनिक नगर हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पूरा पाषाणिक पुरास्थल देखते हैं। पूरा पाषाणिक पुरास्थल कहाँ कहाँ पे हैं? सबसे पहले हुसगी कर्नाटक में पड़ता है, ये कुरनूल गुफाएं ये हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। हुसगी और कुरनूल गुफाएं 3 है हमारे पूरा पाषाणिक पुरास्थल। एक है भीमबेटका, ये हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। 3 हमारे पूरा पाषाणिक पुरास्थल हैं इसमें, भीमबेटका, हुसगी, कुरनूल गुफाएं। हुसगी कहाँ पे है? कर्नाटक में, और कुरनूल गुफाएं कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश में है।
इसी तरह से हम नवपाषाणिक पुरास्थल देखते हैं। नवपाषाणिक में क्या क्या है हमारा, महागढ़ा, कोल्डी हवा, ये तो है हमारा यूपी में पड़ रहा है, महागढ़ा और कोल्डी हवा। और फिर है हमारा बुर्ज होम, ऊपर है बुर्ज होम हमारे जम्मू कश्मीर में, ये है हमारा जम्मू कश्मीर में है बुर्ज होम, ये भी हमारा क्या है, नवपाषाणिक पुरास्थल है। फिर है हमारा मेहरगढ़, ये पाकिस्तान में पड़ता है। इनके बारे में हम डिटेल में आगे लेसन में आगे भी दे रखा है, डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर है हमारा नवपाषाणिक चिरांद है बिहार में, दार्जिलिंग हेडिंग है त्रिपुरा में, ठीक है। और हल्लूर है, ये भी हमारा कर्नाटक में पड़ता है हल्लूर। और कौन कौन सा रह गया है, ठीक है, ये हमारे नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। फिर है महापाषाणिक। महापाषाण का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर, कब्र में पाए गए हैं बड़े बड़े पत्थर, ठीक है। महापाषाणिक कहाँ कहाँ पे है, ब्रह्मगिरी और आदि चंदलूर। ब्रह्मगिरी और आदि चंदलूर है हमारे महापाषाणिक पुरास्थल। जो ब्रह्मगिरी है वो हमारा कर्नाटक में है, और आदि चंदलूर है हमारा, ये तमिलनाडु में पड़ता है, आदि चंदलूर तमिलनाडु में पड़ता है। और ये जो पायमपल्ली है हमारा, ये पायमपल्ली रह गया इसमें नवपाषाणिक में, ये केरल में पड़ता है, ठीक है। ये मैंने पूरा नेट पे सर्च किया है, पायमपल्ली केरल में पड़ता है। और फिर आरंभिक गांव, आरंभिक गांव एक इनाम गांव दिया हुआ है, मुंबई के पास है ये इनाम गांव। और आधुनिक नगर है मुंबई और कोलकाता, ठीक है। इसको हम आगे दोबारा से फिर डिटेल में इसको रिवाइज करेंगे। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं, ठीक है। जो औजार बनाते थे पत्थरों से, उनको पत्थरों के टुकड़े मिले हैं तो उनको उद्योग स्थल कहते हैं। हमें उन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, आमतौर पर हमें कैसे पता चला कि वहाँ पे उद्योग स्थल था। आमतौर पर हम ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिले हैं और ऐसे उपकरण भी मिले हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे, क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं, ठीक है। उनको पत्थरों के टुकड़े टूटे फूटे टुकड़े मिले हैं तो ऐसे लगता है कि वहाँ पे उद्योग स्थल था। जैसे मैंने बताया था भीमबेटका, ठीक है। भीमबेटका कहाँ पे है, हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। भीमबेटका की गुफाएं हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में पड़ता है। आवासीय पुरास्थल है जहाँ लोग रहा करते थे। इन गुफाओं और कंदराओं जैसे मिसल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये प्राकृतिक गुफा है, पहाड़ है, ये पहाड़ को ही काट काट के ऐसे इनको गुफा की तरह बनाया गया है। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास है, ठीक है। नर्मदा घाटी के पास है भीमबेटका की गुफाएं। क्या तुम बता सकते हो रहने के लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी, क्यों चुनी? यही कारण है कि बारिश से लोग आते जाते थे, सफ़र करते थे, पैदल यात्रा होती तो बहुत कहीं कहीं साल लग जाते थे, तो लोग बारिश से बचने के, धूप से बचने के लिए यहाँ पर रुक जाते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे भीमबेटका दिखाया गया है मैप में, बिल्कुल नर्मदा नदी के पास है, ये घाटी के पास है। फिर आगे हम देखते हैं पुरास्थल। पुरास्थल किनको कहते हैं? जहाँ पे औजार बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर अवशेष मिले हैं, टुकड़े मिले हैं, तो हम उनको पुरास्थल कहते हैं, यानी कि पुराने स्थान। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुंदर और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आप अगले अध्याय में बताया जाएगा आपको, ठीक है। पाषाण औजारों का निर्माण कैसे बनाते थे? पाषाण औजारों का इसके दो तरीके हैं। जैसे पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था, दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकाले जाते थे जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए,
ठीक है, उसको ऐसे पीटते रहते थे पत्थर को। दूसरे तरीकों को हम दबाव शल्क तकनीक कहते हैं। इसमें करोड़ को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था। ठीक है, करोड़ जो उसका बेस होता है, और इस करोड़ पर हड्डियां पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। फिर है आग की खोज। आग की खोज कब हुई थी? जैसे मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा, कुरनूल गुफा हमने देखी थी, आंध्र प्रदेश में पड़ता है यहाँ पे कुरनूल गुफाएं। ठीक है, यहाँ पर राख के अवशेष मिले, इंपॉर्टेंट है ये, कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं, कुरनूल। ठीक है, यहाँ पे राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। ठीक है, कुरनूल गुफाएं हैं वो हमारा कौन सा पूरा स्थल है? पूरा पाषाण। ठीक है, हमें ऐसे भी लर्न करना कौन कौन से हमारे पूरा पाषाण हैं, कौन से हमारे नवपाषाण स्थल हैं, और कौन से हमारे महापाषाण हैं। पूरा पाषाण 3 स्थल थे हमारे, कुरनूल गुफा थी, और हुंसगी था हमारा एक, हुंसगी, और एक भीमबेटका। ठीक है, ये हमारे 3 पूरा पाषाण पूरा स्थल थे। पूरा पाषाण मतलब सबसे पुराना। फिर है बदलती जलवायु। बदलती जलवायु कब हुई? 12,000 साल पहले। ठीक है, दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे बड़े बड़े। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, घास का विकास हुआ, लोगों को फसलों के बारे में भी पता चलना स्टार्ट हुआ, गेहूँ जो उगाने लगे में। ठीक है, वैसे गेहूँ जो तो पहले भी लगता था, घास की फॉर्म में ही है हमारा गेहूँ जो। ठीक है, उनको पहचान करने का मौका मिला, पहचानने लगे लोग। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी प्राप्त करने लगे, जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। इन जानवरों के बारे में सोचने लगे कि हम इनको पाल भी सकते हैं। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। ठीक है, जो गेहूँ, जौ, धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे ये अपने आप ही। ये थोड़ा ना था कि लोगों ने इनके बीज बनाए और स्टार्ट किया ऐसे, वो अपने आप लोगों ने इनकी पहचान करना स्टार्ट किया। शायद महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने इन अनाज को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, फिर है नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यहाँ 2 शब्दों, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। पूरा पाषाण का मतलब क्या है? प्राचीन पत्थर। उनको पत्थर मिले हैं, पत्थरों के आधार पर उन्होंने काल को बांटा है। जैसे पूरा जो बड़े बड़े पत्थर हैं, महापाषाण, फिर नुकीले पत्थर आने लग गए, फिर नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, फिर नवपाषाण काल। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को दर्शाता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। जो पूरा पाषाण काल है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल। इस काल को भी फिर 3 भागों में विभाजित किया गया: आरंभिक पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काल था, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मैसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। ठीक है, मैसोलिथ यानी कि बीच का, मैसो मीडियम, मध्य, ऐसे इनको लर्न कर सकते हैं। मध्य से मैसोलिथ बन गया हमारा। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था 12,000 साल पहले, तो इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है, मध्य पाषाण। ठीक है, इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। मध्य पाषाण में छोटे औजार बनाने लग गए। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। ठीक है, बड़े बड़े भी बनाए जाते रहे, छोटे छोटे भी बनाने लगे। अगले युग की शुरुआत हुई फिर 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है।
ठीक है। 10,000 साल पहले जो मध्य पाषाण था वो था 12,000 से 10,000 साल पहले तक, फिर हुआ 10,000 साल पहले से स्टार्ट होता है, इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। इस अध्याय में, अगले अध्याय में पढ़ेंगे हम नवपाषाण युग के बारे में। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा, जैसे हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं उस काल में उनके क्या नाम रहे होंगे, हमने अपने आधार पर उनके नामकरण किया है। साथ ही में यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते हैं। अनाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगे, अनाज का पता लगा कब उगता है, ये किस मौसम में उगता है, किस मौसम में पक कर तैयार होता है। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना भी सीख लिया होगा। फिर शैल चित्रकला भी हमें मिली है। शैल मतलब पत्थर पर, चट्टानों पर। जिन गुफा में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवर का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। कौन क्या करता था, हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजारों गुफाओं में चित्र बनाते थे। ठीक है, वो शिकार करते तो और चित्र भी बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, हमें ये नहीं पता। लेकिन दो बातें हो सकती हैं, महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा महाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। ठीक है, भारत में शुतुरमुर्ग, भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से मिला है हमें शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके छिलकों पर भी चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मन के भी बनाए जाते थे। ठीक है, शुतुरमुर्ग भी मिले हमें महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से। फिर हम हुस्गी का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। हुस्गी हमने मैप में पढ़ा था, क्या है ये हमारा पूरा पाषाण पूरा स्थल है। कहाँ था हमारा हुस्गी? कर्नाटक में था हुस्गी। ठीक है, इसका चित्र ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसका सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं हम। यहाँ पर पूरा पाषाण युग के कई पुरा स्थल मिले थे। कुछ पुरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। कई प्रकार के औजार मिले हैं हमें हुस्गी में। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल होंगे। कुछ छोटे पुरा स्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरा स्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। ठीक है, जो कुछ पुरा स्थल थे वो झरनों के निकट होते। झरनों के निकट क्यों होते थे? क्योंकि उनको पानी मिलता था। औजार बनाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है ना, और अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। ठीक है, हुस्गी से हमें क्या मिला है? औजार मिले हैं, आवास स्थल मिले हैं। औजार, लोग वहाँ पे औजार बनाते थे, संभवतः वहाँ पे रहते भी होंगे। आवास स्थल है उनका। ठीक है, उद्योग स्थल तो है ही, वहाँ पे औजार बनाते थे। अब अन्यत्र में हम देखते हैं, अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की गुफा का है। यूरोप में है फ्रांस हमारा। ठीक है, चित्र दे रखा है, ये फ्रांस की गुफा का है, चित्र बना रखा है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, ये हमारा फ्रांस का चित्र है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ये हमारे उपयोगी शब्द, आखेट, खाद्य संग्राहक मिला हमें शब्द। पुरास्थल, पुराने स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरा पाषाण, पुराना पत्थर, मध्य पाषाण, मध्य, लघु, छोटे छोटे पत्थर। ठीक है, मध्य पाषाण को हम लघु पाषाण भी कहते हैं, माइक्रोलिथ या लघु पाषाण। तिथियां हैं कुछ इंपॉर्टेंट।
मध्यपाषाण युग हमारा कब स्टार्ट होता है? 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले, और नवपाषाण युग का 10,000 साल पहले स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम इसके नोट्स देखते हैं, जो मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं। अब हमने लेसन तो पढ़ लिया है, लेकिन अब हम इसको नोट्स में अच्छी तरह से लर्न करेंगे। ठीक है, लर्न भी तो करना है हमें, रीडिंग थोड़ा ना लेनी कि एक बार रीडिंग ले लिया बस, हमने इसको लर्न भी करना अच्छी तरह से, क्योंकि पेपर में तो लर्न किया हुआ ही काम आएगा। ठीक है, हमने जैसे जो जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं जो लर्न करने की हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे पूरा पाषाण काल में बताया था 99% कहानी पूरा पाषाण काल में घटित हुई है। ये नवपाषाण काल है। पूरा पाषाण काल का क्या समय था? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले। नवपाषाण काल वो 10,000 साल पहले से था। ठीक है, 10,000 साल पहले स्टार्ट हुआ था नवपाषाण काल। पूरा पाषाण 20 लाख साल पहले से 12,000। और पूरा पाषाण को 3 भागों में बांटते हैं, आरंभिक काल, मध्यकाल और उत्तरकाल। एनसीईआरटी की बुक में इसी लेसन के नोट्स हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है बुक्स लेसन से। ठीक है, मध्यकाल में ही क्या हुआ था? पर्यावरणीय बदलाव आए थे, जलवायु परिवर्तन हुआ था। ठीक है, घास पनपनी स्टार्ट हो गई थी। फिर मैसोलिथ भी बोलते हैं मध्यकाल को, यानी मध्यपाषाण, मध्य से बना मैसोलिथ। ठीक है, मध्य मैसोलिथ। और जो मध्यकाल है वो हमारा 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का है। ठीक है, मैसोलिथ। जो नवपाषाण है वो 10,000 साल पहले का है, पहले से स्टार्ट हुआ था। जो उसमें पत्थर, जो औजार बनाए जाते थे वो माइक्रोलिथ बनाए जाते थे, यानी कि लघु पाषाण औजार बनाए जाते थे इसमें। जैसे पूछ सकते हैं कि मध्यकाल में कैसे औजार बनाए जाते थे। ठीक है, तो लघु पाषाण औजार बनाए जाते थे, माइक्रोलिथ। अब जो हमने मैप किया था उसमें हमारे कई पुरास्थल थे, पूरा पाषाणिक भी पुरास्थल थे, नवपाषाणिक थे। ठीक है, महापाषाणिक थे। अब वो हम सब लर्न करेंगे कौन कौन से थे पूरा पाषाणिक। एक था भीमबेटका, ये तीनों अच्छी तरह से लर्न करने हैं। ये पूछ सकते हैं कि भीमबेटका किस तरह का पूरा स्थल था, पूरा पाषाण था, नवपाषाण था, मध्य पाषाण था। ठीक है, तो पूरा पाषाणिक पूरा स्थल भीमबेटका, हुस्गी, कुरनुल गुफाएं। मैंने बिल्कुल एक जगह पर लिख दिया क्योंकि बुक में दूर दूर होता है, इनको एक जगह पे हम अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं जो मेन मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। हुस्गी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। भीमबेटका नर्मदा घाटी के पास है। कुरनुल गुफा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। कुरनुल गुफा का बताया था, राख के अवशेष मिले हैं कुरनुल गुफा में हमें। हुस्गी में क्या मिला है? हमें औजार मिले हैं। ठीक है, आवास स्थल, उद्योग स्थल में पूछ सकते हैं, उद्योग स्थल, आवास स्थल कहाँ पे मिला है? हमें हुस्गी में मिला है। तो हमारे पूरा पाषाणिक पूरा स्थल कौन कौन से हो गए? भीमबेटका, हुस्गी और कुरनुल गुफाएं। ठीक है, इसको हम बिल्कुल कम समय में लर्न कर सकते हैं। लेसन तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन अब फटाफट हमें लेसन लर्न करना हो तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लर्न कर सकते हैं। बार बार हमें लेसन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर है नवपाषाणिक पूरा स्थल। नवपाषाणिक कौन कौन से थे? बुर्ज होम था जम्मू कश्मीर में। होम से हम याद कर सकते हैं, बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर। आगे अगले चैप्टर में बुर्ज होम के बारे में डिटेल से है, नवपाषाण के बारे में है, इन्हीं के बारे में है हमारा अगला लेसन। अब बताया था ना पीछे कि नवपाषाणिक स्थल के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ हिंट देख रहे हैं इनकी, बार बार हमारे आगे आएगा तो हमें अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे गेहूँ और जौ सबसे पहले उगाया गया था। पीछे लेसन में पढ़ा था हमने, 8,000 साल पहले मिला था मेहरगढ़ में। कोल्डी हवा यूपी में, महागढ़ा भी यूपी में है, चिरांद है ये बिहार में है। ठीक है, तो ये जो हमारे ये नवपाषाणिक हैं, इनको शुरुआती कृषक व पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि नवपाषाण काल में ही तो घास का लोगों को जानकारी हुई थी, कृषक बनने स्टार्ट हो गए थे, पशुपालक बनने स्टार्ट हो गए थे में। तो इन शुरुआती कृषक पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हमें यहाँ पे नवपाषाणिक पूरा स्थल से। ठीक है, पूरा पाषाण में थोड़ा ना वो खेती करते, पूरा पाषाण में तो सिर्फ वो शिकार करते थे, आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, ये है हमारे नवपाषाणिक। और नवपाषाणिक में और कौन कौन से हैं? हल्लूर है कर्नाटक में, पैयमपल्ली है केरल में, दावजली हैडिंग है त्रिपुरा में। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। फिर हम महापाषाणिक पूरा स्थल। महापाषाण कौन से? बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ये कब्र में मिले हैं बड़े बड़े पत्थर।
इनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। भ्रमगिरी है महापाषाणिक पुरास्थल कर्नाटक में मिला है, भ्रमगिरी कर्नाटक में है। आदिचनलूर है तमिलनाडु में, बिल्कुल नीचे कोने पर था आदिचनलूर। ठीक है, याद हो गए होंगे हमें। एक बार हम रिवीजन ले लेते हैं। पुरापाषाणिक तो हमें लर्न हो गया, भीमबेटका, हुसगी, कुरनूल गुफाएं। नवपाषाणिक बुर्जहोम, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, महागढ़ा, देखिए डैड डैड ऐसे ऐसे इसको लर्न कर सकते हैं, तीनों लगातार हैं। बुर्जहोम तो है ये सबसे ऊपर, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, महागढ़ा तीनों यूपी में, चिरांद बिहार में है। फिर है हमारा हल्लूर, हल्लूर के बाद है पैयमपल्ली, दावजली हेडिंग। ठीक है, हल्लूर, पैयमपल्ली, दावजली हेडिंग। ठीक है, और जो पुरापाषाण थे वो हुसगी, कुरनूल और भीमबेटका थे, तीन थे। महापाषाणिक भ्रमगिरी और आदि चनलूर, भ्रमगिरी आदि, इससे हम महापाषाणिक लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये महापाषाण थे, भ्रमगिरी, आदि चनलूर। ठीक है, आरंभिक गांव है इनाम गांव महाराष्ट्र, आधुनिक नगर है मुंबई और कोलकाता। बदलती जलवायु का था हमारा पॉइंट, वो 12,000 साल पहले स्टार्ट हुई थी बदलती जलवायु। लोग कृषक बनना स्टार्ट हो गए थे, पशुपालना स्टार्ट कर दिया था। शैल चित्रकला के बारे में पढ़ा था हमने, मध्य प्रदेश में मिली है हमें गुफाओं में, उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं, इनमें जंगली जानवरों का चित्रण किया गया है। फिर हमें और क्या क्या मिला है, शुतुरमुर्ग के अंडे मिले थे हमें। शुतुरमुर्ग कहाँ मिला था हमें, पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे, ये हमें पता चला है। पटने पुरास्थल से महाराष्ट्र के शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है, इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। अब हम हुसगी का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। मैंने बताया था हुसगी क्या था हमारा, पुरापाषाण पुरास्थल। तब इसमें हम पुरापाषाण के बारे में पढ़ेंगे। भीमबेटका मैंने पीछे कराया था, मध्य प्रदेश की गुफाएं थी, ये पर्वतों को पहाड़ों को काट काट कर बनाई गई थी। और फिर हम हुसगी का कर रहे हैं। हुसगी कहाँ है, कर्नाटक में है। यहाँ हमें कई प्रकार के पुरास्थल मिले हैं, औजार मिले हैं, अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। ठीक है, इस लेसन में दोनों पुरापाषाणिक पुरास्थल के बारे में डिटेल 3 ही हैं, भीमबेटका, हुसगी, कुरनूल। अगले में हम नवपाषाण के बारे में डिटेल से करेंगे। फिर कुरनूल गुफाएं, कुरनूल से हम राख याद कर सकते, कुर राख। ठीक है, ऐसे में एक वर्ड पकड़ना है जो हमें याद रहेगा, कुरनूल से राख और हुसगी से उद्योग स्थल, आवास स्थल। ठीक है, ऐसे वर्ड पकड़ने हैं हमें। कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में मिली हैं और यहाँ पे राख के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। फिर है भीमबेटका बताया था मैंने, गुफाएं हैं, प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में पाई गई। ठीक है, तो ये हमारा सारा लेसन एक कंप्लीट हो गया है, नोट्स भी कंप्लीट हो गए। नोट्स मैंने अच्छी तरह से लर्न करा दिए। ये लेसन हमारा पुरापाषाणिक पुरास्थल के बारे में था, हुसगी, कुरनूल और भीमबेटका। ठीक है, अगले लेसन में हम नवपाषाणिक पुरास्थल के बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने लिखवाए हैं। ठीक है, इनको पूरे डिटेल में रीडिंग करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, तो अब हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।